हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिक्स पार्ट और अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स के बारे में। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स मतलब कि वही एटॉमिक स्ट्रक्चर का थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, ज़्यादा अपग्रेडेड पार्ट, मतलब कि आसान है, सेम टू सेम है, बस उसमें क्या है हम लोग थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है क्वांटम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो दो प्रकार से बिहेव करता है। उसका ड्यूअल नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। वो एक तो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और दूसरा वो क्या कहता है, वेव की तरह भी बिहेव करता है। वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है ना। अब वेव की तरह बिहेव करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए, वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन पैटर्न वगैरह, जो आप लोगों ने पढ़े होंगे क्लास 11 में। सॉरी, अभी फिजिक्स में आप लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी पढ़े नहीं होंगे तो पढ़ेंगे, वो आएगा। और पार्टिकल नेचर में हम लोग वो देखेंगे, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक पे पार्टिकल नेचर को क्या बोलता है, पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल के नेचर की तरह भी बिहेव करता है। मतलब कि मान लो कि अगर कहीं सन है तो सन से जो लाइट रेस आ रहे हैं, तो वो लाइट रेस बेसिकली क्या है, उस लाइट रेस में बहुत सारे क्या होंगे, पॉकेट ऑफ एनर्जी होंगे, जिसको उन्होंने प्लैंक्स ने क्या बोला, फोटोन बोला। बहुत सारे पैकेट ऑफ एनर्जी होगा जिसको उन्होंने क्या बोला, फोटोन बोला। पैकेट ऑफ एनर्जी जिसको उन्होंने क्या बोला, फोटोन बोला। ठीक है ना। और उन्होंने क्या बोला कि इस फोटोन का जो एनर्जी है, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के, इसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो फोटोन का जो एनर्जी है, उसको जब कांस्टेंट को हटाते हैं तो सॉरी, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसको उन्होंने एच दिया, जिसको हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में जानते हैं। एच जो है वो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, आगे हम लोग ये जो पार्टिकल नेचर अभी पढ़े हैं, ये कैसे यूज होता है हम लोग का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो हम लोग आगे समझेंगे। सो ये था पार्टिकल नेचर। ठीक, आगे है ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। ठीक है ना। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब कि कोई भी, एक्चुअल में एक ब्लैक बॉडी क्या है, एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। ब्लैक बॉडी क्या है, एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। सो ब्लैक बॉडी क्या बताता है कि कोई भी बॉडी, अगर ब्लैक बॉडी है एक आइडियल, तो वो क्या करेगा, हर एक वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब कि इट कैन एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ ऑल द वेवलेंथ। मतलब कि किसी भी रेंज में उसको ऊपर लाइट गिराएंगे तो वो कंप्लीटली उसको क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और वो हर वेवलेंथ का लाइट इमिट भी कर सकता है। और क्या कर सकता है, इमिट भी कर सकता है। उसको हम लोगों ने एक आइडियल कॉन्सेप्ट दिया, ब्लैक बॉडी। अब उसके रेस्पेक्ट में हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि ब्लैक बॉडी की तरह कौन एक्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि ब्लैक बॉडी कोई भी बॉडी हो सकता है, इट कैन बी एनी बॉडी दैट कैन एब्जॉर्ब और इमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ब्लैक बॉडी इज एनी बॉडी दैट कैन एब्जॉर्ब और इमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है ना। तो कोई भी बॉडी हो सकता है जो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब और इमिट करेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, आगे एक आइडियल ब्लैक बॉडी बनाने की कोशिश किया गया, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक 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 स्फीयर से एक क्या बनाया गया, बॉल बनाया गया, जिसके अंदर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और उसको क्या किया, ब्लैक कलर से पॉलिश कर दिया गया, ब्लैक कलर से पूरा पॉलिश कर दिया गया, और उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास किया गया। तो क्या हुआ, वो पूरा का पूरा उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा था। मतलब अप टू 99% वो क्या कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था। तो ये एक आइडियल ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट कर रहा था। जैसे हमारे पास एक आयरन रॉड होता है, तो आयरन रॉड को जैसे हम लोग हीट करते हैं तो शुरू में होता है वो रेड, रेड के पास वो क्या होता है, और ज़्यादा गर्म होता है, और ज़्यादा गर्म होता है, फिर वो ब्लू कलर का हो जाता है, फिर और भी ज़्यादा गर्म होने पर वो वाइट कलर का होने लगता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, जैसे ही उसको हम लोग हीट करते जाते हैं, तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका जो वेवलेंथ है वो घटने लगता है।
क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका क्या होता है, लैम्डा मैक्स जो है वेवलेंथ, इस पीक को बोलते हैं लैम्डा मैक्स। इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा मैक्स। ये वाला पीक को क्या बोलते हैं, लैम्डा मैक्स। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर T2 इज ग्रेटर देन T1, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इमिट कर रहे हैं उसका, ठीक है, इमिटेड लाइट का, है ना, जो इंटेंसिटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ रहा है, मतलब कि वेवलेंथ घट रहा है, ठीक है ना, वेवलेंथ क्या घट रहा है। इंटेंसिटी मतलब कि वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी। सो टेम्परेचर बढ़ाने से वेवलेंथ लैम्डा मैक्स जो है घट रहा है। लैम्डा मैक्स उसे बोलते हैं कि हमको पता है कि ब्लैक बॉडी हर एक वेवलेंथ का लाइट इमिट करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट वो ज़्यादा इमिट करेगा, मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट वो क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ में उसका इंटेंसिटी ज़्यादा, वो इस वेवलेंथ का भी इमिट कर रहा है, इस वेवलेंथ का भी इमिट कर रहा है, इस वेवलेंथ का भी इमिट कर रहा है, इस वेवलेंथ का भी, लेकिन इस वेवलेंथ पे ज़्यादा इमिट कर रहा है, तो ये वाला क्या है, उसका लैम्डा मैक्स है, ठीक है ना। तो ऐसा था। आगे है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। आगे है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली पार्टिकल नेचर पर बेस्ड है, पार्टिकल नेचर पर बेस्ड है। इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक कोई भी मेटल प्लेट है, ठीक है ना, एक मेटल प्लेट है, और वो मेटल प्लेट बेसिकली हमारा अल्कली मेटल्स का ही होता है, अल्कली या फिर अल्कलाई अर्थ मेटल, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल का ही होता है जनरली, क्योंकि ऐसे मेटल्स क्या होते हैं, इजिली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, मतलब कि आगे समझाऊंगा कि क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही लाइट आएगा तो क्या करेगा, इस मेटल के सरफेस से, सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, मेटल के सरफेस से स्केप करके चला जाएगा, और यहाँ पर हम लोगों ने स्लाइटली नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई, सॉरी पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर लिया है, ताकि ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो इधर अट्रैक्ट होए, ठीक है, इधर अट्रैक्ट होए। तो ये क्या कर रहा था, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इधर, मतलब कि क्या हो रहा था, मेटल के सरफेस से इमिट होते जा रहा था, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, आइंस्टाइन ने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि एवरी सिंगल फोटोन, एवरी सिंगल फोटोन कैन इमिट, कैन इमिट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक फोटोन जो है, एक फोटोन जो है एक ही इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से स्केप करा सकता है, मतलब कि जैसे ही वो टकराएगा एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से, तो वो अपना टोटल एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। और दूसरा चीज उन्होंने क्या बोला कि देयर इज इलास्टिक कोलिजन, मतलब कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, इलास्टिक कोलिजन होता है बिटवीन द फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, between the photon and electron, and the photon completely gives its energy to the electron, मतलब कि टोटल एनर्जी फोटोन इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और वो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से क्या कर जाता है, स्केप कर जाता है, क्या कर जाता है, स्केप कर जाता है। और उन्होंने एक इक्वेशन दिया कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, सॉरी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं एच न्यू माइनस का फाइव नॉट। सो बेसिकली है क्या, मैं चलिए समझाता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास लाइट आया, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर के, ठीक है, और मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम से कम 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए ही चाहिए, तभी वो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। तो बेसिकली 10 इलेक्ट्रॉन में से 7 इलेक्ट्रॉन तो मेटल के सरफेस से निकलने में खर्चा हो गया, तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो काइनेटिक एनर्जी जो के रूप में जो इलेक्ट्रॉन निकला उसके पास बचा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लोग ये मान के चले कि कहीं पर भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके आया, 7 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया किसमें, मेटल के सरफेस से निकलने में, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बचा है वो उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है एनर्जी ऑफ फोटोन, ये क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन है, माइनस का फाइन आउट ऑफ मेटल क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, सॉरी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, वो एनर्जी जो मेटल के सरफेस से स्केप करने के लिए रिक्वायर होता है, स्केप करने के लिए रिक्वायर होता है, और इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो फॉर अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होना चाहिए कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ मेटल से, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ज़्यादा होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। आगे है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना।
सो होता क्या है कि जैसे ही हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी मतलब कि नंबर ऑफ फोटॉन, ठीक है ना, नंबर ऑफ फोटॉन, जैसे ही हम लोग नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है वो बढ़ते जाता है, स्ट्रेट लाइन आता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो फोटो करंट भी बढ़ेगा, मतलब कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस डिटेक्टर के पास आएगा उतना ज़्यादा करंट इस सर्किट में फ्लो होगा, उसी बोल रहा है कि फोटो करंट, ठीक है। दूसरा है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी मतलब कि एनर्जी, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है वो बढ़ेगा, और एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है कि यही जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, ये होता है एच न्यू नॉट के बराबर, सॉरी एच न्यू नॉट नहीं, ई न्यू नॉट के बराबर। मतलब कि जितना ही हम लोग इस मेटल पर नेगेटिव चार्ज अप्लाई कर दें कि ये इलेक्ट्रॉन इस पर आने से पहले ही रुक जाए, उतने पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब कि द अपोजिट पोटेंशियल या फिर नेगेटिव पोटेंशियल ऑन कलेक्टर प्लेट टू स्टॉप फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू स्टॉप फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये था। आगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। सो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में सबसे पहला जो आता है वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आता है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट, मतलब हर पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसके साथ कुछ ना कुछ वेव निकल रहा होता है। और उन्होंने क्या बोला कि जो वेवलेंथ है उस पार्टिकल के लिए उसको बोलते हैं मैटर वेव, और वो जो वेव है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोमेंटम की, मतलब कि h/mv, मतलब कि जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा वेवलेंथ उतना कम होगा, वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतना ही कम होगा, ठीक है ना। ये एक रिलेशन याद रखना, 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये बेसिकली सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएट होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए ये इक्वेशन दिया जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई बॉल है, ठीक है ना, बॉल है जिसका केजी है 1 kg, और वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, तो इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन में मास है 1 kg, वेलोसिटी है 10, तो इसका जो वेवलेंथ का रेंज आएगा वो 10⁻35 है ना, 35 मीटर के रेंज में आएगा। तो ये बहुत कम है। तो ये क्या होता है, इट इज अनडिटेक्टेबल और अनमेजरेबल इन मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ये मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक लेवल में जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 10⁻31 kg के रेंज का होता है, और उसका वेलोसिटी 10⁶ मीटर पर सेकंड की स्पीड का होता है। तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो क्या बोलते हैं क्या बोल सकते हैं कि इसका जो वेवलेंथ है उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वांटम लेवल पर ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ज़्यादा सही है, ठीक है ना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही क्वांटम लेवल पर ही सही जाता है, क्वांटम लेवल पर ही ये सही जाता है, ठीक है ना। ये क्या बताता है, ये क्या बोलता है कि वी कैन नॉट साइमल्टेनियसली कैलकुलेट exact position and momentum of a fast moving particle। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के लिए एप्लीकेबल होता है कि हम लोग एक साथ उसका पोजीशन और मोमेंटम को कैलकुलेट नहीं कर सकते। del x डॉट m del v ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4π, ये एक रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जो चीज़ है वो है क्वांटम नंबर्स, ठीक है ना। क्वांटम नंबर्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है।
एटम की स्ट्रक्चर को समझने के लिए, एटम के इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को समझने के लिए, ठीक है ना। जैसे आप लोग को बोल दिया जाता है कि आप लोग अपना एड्रेस बताओ, तो आप लोग क्या बोलते हैं कि मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, है ना। मुंगेली मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। लोरमी मेरा ब्लॉक है और इस गांव में मैं रहता हूँ, ठीक है। तो सिमिलरली क्या होगा कि अगर कोई एटम है तो एटम के अंदर हम लोग क्या बताएंगे कि एटम के पास सेल है, सेल के पास सब सेल है, सब सेल में ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर स्पिन है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जैसे हमारा एड्रेस है, जैसे हमारा आता है कंट्री, देन स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट, देन ब्लॉक, वैसी सेम टू सेम एटम के पास होता है सेल नंबर, सेल के पास सब सेल नंबर, फिर सब सेल में होता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में वो स्पिन। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है। क्वांटम नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। इलेक्ट्रॉन का क्या है, एड्रेस है। इसमें सबसे पहला एड्रेस आता है क्वांटम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे हमारे लिए इंडिया हमारा क्या है, देश है, कंट्री है, वैसे ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन कौन से सेल नंबर पे है। जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ अगर घूम रहा है, तो अगर कहीं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो सकता है, एन इज इक्वल 1 2 3। तो अगर 1 में है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 में है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 3 में है तो यहाँ है, 4 में है तो यहाँ है। तो ये बेसिकली क्या बताता है, सेल नंबर के बारे में बताता है, सेल नंबर के बारे में बताता है, सेल नंबर के बारे में बताता है। और क्या बताता है, रेडियस के बारे में बताता है कि अगर कहीं सेल नंबर 1 में है तो रेडियस कम होगा, 2 में है तो रेडियस ज़्यादा होगा, 3 में है तो रेडियस और भी ज़्यादा होगा। और एनर्जी के बारे में बताता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कि सेल नंबर फर्स्ट में है तो एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कम होगा, है ना। और अगर जैसे जैसे दूर चला जाएगा एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का बढ़ता चला जाएगा, मतलब कि नेगेटिव में कम होता जाएगा। और एज अ हम लोग अगर कहीं कॉन्सेप्चुअली देखें तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, नेगेटिव में कम होता चला जाएगा, ठीक है। फिर आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, सबसेल के बारे में बताता है, सबसेल के बारे में बताता है, सबसेल के बारे में बताता है, बताता है। सबसेल मतलब कि जैसे कि हमारे पास क्या है, जैसे सेल के अंदर होता है सबसेल, सेल के अंदर होता है क्या चीज़, सबसेल। जैसे हमारे कंट्री के अंदर होता है स्टेट, वैसे सेल के अंदर होता है क्या, सबसेल। अब सबसेल 3 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी, एफ, जी। सो एस सबसेल में क्या होता है, एक ही ऑर्बिटल होते हैं, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एफ सबसेल में क्या होता है, 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये क्या है, पी सबसेल है, ये क्या है, पी सबसेल है, ये डी सबसेल है, ये एफ सबसेल है, ठीक है। तो ये होता है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है, एल से डिनोट किया जाता है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, ये 0 to n-1 तक हो सकता है, 0 to n-1 तक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 3 है तो इसमें क्या होगा, 0 to 3-1, दैट इज 0 1 और 2 इसका क्या हो सकता है, सबसेल हो सकता है। मतलब कि एस सबसेल हो सकता है, पी सबसेल हो सकता है और डी सबसेल हो सकता है, ठीक है। फिर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, हम लोग को ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ये बेसिकली बताता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी स्पेस, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस, ठीक है। जैसे कि एस, एस ऑर्बिटल में है, पी एक्स ऑर्बिटल में है, पी वाई ऑर्बिटल में, पी जेड में है, कि डी एक्स वाई में है, डी वाई जेड में है, डी जेड एक्स में है, कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में है, या फिर डी जेड स्क्वायर में, ये इनके बारे में बताता है। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो -L to +L तक हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर L इज इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, -L to +L, मतलब -1 0 और +1 हो सकता है। मतलब कि P सब सेल में 3 ऑर्बिटल होंगे, Px, Py और Pz। अगर L अगर 2 है सो -2 -1 0 1 2, तो इसमें क्या होंगे, 5 सब सेल होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। आगे मैं इसके शेप के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे इनको निकालते हैं। अभी हम लोग सब रिवीजन कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी मैं बताते चलता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये बेसिकली बताता है स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन,
स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में कभी भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम स्पिन नहीं हो सकता, एक क्लॉकवाइज में होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में होगा। क्लॉकवाइज को प्लस हाफ से डिनोट किया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए स्पिन जो होता है वो होता है माइनस का हाफ। ठीक है, सो आगे पढ़ते हैं शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। सो एस ऑर्बिटल क्या होता है? एस ऑर्बिटल जो है स्फेरिकल शेप का होता है। एस ऑर्बिटल क्या है? स्फेरिकल शेप का होता है। पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है। क्या होता है? डम्बल, डम्बल कैसे लिखते हैं? ठीक है, डम्बल शेप का होता है। ठीक है, अगर पी एक्स ऑर्बिटल है तो वाई एक्सिस पे होगा, पी जेड ऑर्बिटल है तो जेड एक्सिस पे होगा, पी एक्स ऑर्बिटल है तो एक्स एक्सिस पे होगा। ठीक है, अगर डी एक्स वाई ऑर्बिटल है तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होगा। ठीक है ना, और उसमें क्या था, इसमें बेसिकली फेज को रिप्रेजेंट कर दिया है किया जाता है। मतलब कि क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली में वेव की तरह बिहेव करता है और वेव का एक पर्टिकुलर फेज होता है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो वेव करता है तो वो बेसिकली फेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो एस ऑर्बिटल पॉजिटिव फेज में होता है, पी ऑर्बिटल अगर ये पॉजिटिव है तो नीचे वाला भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नीचे वाला भी पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो सॉरी ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव। ठीक है, ये अगर कहीं पॉजिटिव है तो नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला नेगेटिव, ऐसा होता है। जबकि डी सबसेल में क्या होता है? डी सबसेल डबल डम्बल शेप का होता है। डबल डम्बल शेप का होता है। ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें जो डी जेड स्क्वायर है ये काफ़ी स्पेसिफिक इसका वो होता है, शेप होता है। इसको बोलते हैं बेबी सूथर, बेबी सूथर डायग्राम, है ना। मतलब कि बेबी जो बच्चे लोग ऐसे मुंह में लगा के रखे रहते हैं, जो बेबी सूथर होता है उसी शेप में ये होता है। जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है ये दोनों क्या है? एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। इनका जो लोब होता है ऑर्बिटल का वो क्या होता है? एक्सिस पे लाई करता है, जबकि डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स का इन बिटवीन द एक्सिस होता है। ठीक है, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वो होता है 1s, फिर उससे ज़्यादा 2s और 2p का सेम होता है, 3s 3p का सेम, फिर 3d। क्योंकि क्या होता है इसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है नहीं, तो ये क्या होता है सिर्फ सेल नंबर के इंक्रीज होने पर ही इनका एनर्जी लेवल चेंज होता है। मतलब कि 2 पे है तो अलग एनर्जी, 3 पे है तो अलग एनर्जी, ऐसा नहीं होगा कि 3s और 3p में अलग एनर्जी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है फिर आता है अबाव प्रिंसिपल। आगे है अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल क्या बोलता है? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। ये बोलता है कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द ऑर्डर ऑफ, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को है जो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल किया जाता है। मतलब पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में पहले फिल होगा, और एन इसको चेक कैसे कैसे करते हैं, वो होता है बोहर बेरी रूल से। बोहर बेरी रूल से चेक करते हैं। बोहर बेरी रूल क्या बोलता है कि जिसका एन प्लस एल वैल्यू, मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर का सम कम होगा, एन प्लस एल जिसका कम होगा, जिसका कैसे लिखते हैं, जिसका कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, जैसे 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s। ठीक है, फिर 4s, 3p। तो इसमें देखो 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d से। क्यों? क्योंकि 4s में क्या है 4 प्लस 0, और 3 में क्या है 3d में 3 प्लस डी के लिए क्या होता है 2, दैट इज 5। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा 4s में पहले जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना है, वो ये है कि हमारा जो है अगर कहीं n प्लस एल अगर सेम आ गया, n प्लस एल अगर कहीं सेम आ गया, तो जिसका लोअर वैल्यू ऑफ n होगा, लोअर वैल्यू ऑफ n होगा, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम स्पिन नहीं हो सकता है,
कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम स्पिन नहीं हो सकता है किसी एक ऑर्बिटल में। ठीक है, किसी एक ऑर्बिटल में सेम स्पिन नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि क्योंकि अगर सेम स्पिन हो गया तो उसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा और स्पिन क्वांटम नंबर भी सेम हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये बोलता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के पास 4 सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकते, ये बोलता है। ठीक है ना, ये बता रहे हैं। आगे है हम लोग का हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या बोलता है हंट्स रूल? ये बोलता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स ओनली व्हेन द ईच सबसेल इज सिंगली ऑक्यूपाइड। इसका मतलब क्या है कि मान लो हम लोग ने इलेक्ट्रॉन भरना चालू किया, तो एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर दूसरा इसी में गया, फिर तीसरा इधर गया, फिर पेयरिंग कब होगा, जब ये पूरा सबसेल जो है, मतलब ये क्या है, मान लो कि पी सबसेल है, ये एस सबसेल है, ये डी सबसेल, तो जब तक पी सबसेल सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाएगा उसके बाद ही पेयरिंग करना है। ये नहीं कि इधर को फिल किए बिना सीधा पेयरिंग स्टार्ट कर दी, ये बिल्कुल ही गलत है। ये क्या बोलता है, मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होना चाहिए। मल्टीप्लिसिटी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। मल्टीप्लिसिटी मतलब कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिसिटी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2s+1 से। यहाँ पर जो s है ये होता है समेशन ऑफ s, मतलब कि यहाँ पर स्पिन का इट इज द टोटल स्पिन, मतलब कि जैसे डी में 1 2 3 4 5 है, तो क्या है 5 इंटू प्लस का हाफ, दैट इज व्हाट 5/2। तो यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5/2 प्लस 1 दैट इज 6, है ना। तो ये क्या है, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब पेयरिंग हो गया, उसके बाद पेयरिंग करना है, हाफ फिल्ड होने के बाद पेयरिंग करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एनर्जी के बारे में बताया गया कि जो सिमेट्रिकली, जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड, जो क्या बोल सकते हैं सबसेल होते हैं, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेल होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जो क्यों, बिकॉज ऑफ 2 रीजन। पहला कि ये सिमेट्रिकल होते हैं तो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और दूसरा क्या है, एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा। एक्सचेंज एनर्जी मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, कुछ इस प्रकार से इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक याद रखना है कि क्रोमियम और जो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, इसका होता क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद आता है 4s2 होना चाहिए, फिर 3d4 होना चाहिए, लेकिन क्या होता है 4s1 3d5 होता है। ठीक है ना, 4s2 होना चाहिए था, 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, 4s1 3d5 हो जाता है, बिकॉज अगर डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है तो वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल होता है। ऐसा भले ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पहले 4s से ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, उसके बाद कॉपर में सिमिलरली 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। तो बेसिकली होना चाहिए था 4s2 3d9 होना चाहिए था, लेकिन होता ऐसा नहीं है बिकॉज ऑफ द मोर स्टेबिलिटी ऑफ फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो ऐसी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और समझ आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, बाय बाय।